दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास आएगा। अक्सर ये होता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन कोविड के बाद से जिस तरह से पूरी दुनिया ने चाइना को आइसोलेट करने का प्रयास किया, चाइना ने एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन लिया जिसने कुएं को प्यासे के पास पहुंचा दिया। और यही चर्चा आज हम करेंगे, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं। इन बातों की चर्चा जनरली इंडियन मीडिया में नहीं होती है, लेकिन जो आपके एडवर्सरी हैं या आपके दोस्त हैं, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीखना भी जरूरी है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा मैं चाइनीज इकोनॉमी को लेकर काफी सारे वीडियो बनाता रहता हूं। वो इसलिए कि शायद हमें कुछ ऐसे आइडियाज मिल जाएं जिससे हम भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें और जिस रफ्तार से हम बढ़ाना चाहते हैं उस रफ्तार से बढ़ सके, क्योंकि अभी वो जो रफ्तार है वो उतनी नहीं है कि इस देश में हम लोगों को खुशहाल कर सकें। और जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हम अभी काफी पीछे हैं। चाइना हमसे 4 गुना आगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो लगातार ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति हमसे बेहतर होती जा रही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मैं वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कवर करता हूं कि अमेरिका और यूरोप में ऐसे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं जिससे भारत पे असर पड़ेगा, और फिर मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया। इसीलिए आज का जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है दोस्तों कि चाइना ने एक ऐसा डिसीजन लिया, शायद किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि कितने ज्यादा महत्वपूर्ण परिणाम चाइना के फेवर में हो जाएंगे। और यही कारण है जब हम कहते हैं कि कोविड के बाद दुनिया चाइना से निकलकर बाहर जाना चाहती है, भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहती है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो लोग चाइना में ऑपरेट करते थे आज भी वो ऑपरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी चाइना में एफडीआई काफी हद तक जा रहा है। जरूर ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि चाइना किसी तरह से पीछे हो जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक चेस गेम है। ट्रंप साहब एक चाल चलेंगे, चाइना अपना तोड़ निकालेगा, और ये खेल चल रहा है और इन दोनों से भारत को सीखना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग डेटाबेस जानकारी मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई और दे पाएगा। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पूरे इस टाइटल को अगर आप देखें, चीन ने किए एक तीर से कई शिकार। हम कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है चाइना का, इसको जरा हम समझते हैं। चाइना ने क्या किया अगर आप ध्यान से देखें, चाइना ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कई महीने पहले। चाइना विल एक्सटेंड a unilateral visa free policy for 43 countries and optimize entry policy in aspect of staying time and visit purpose। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि कोई भी आए और चाइना में अगर आना चाहता है तो वीसा नहीं लगेगा, आप आइए और यहाँ पे 30 दिन रहिए। और किस लिए आइए? Holding valid passport can be exempted from visa requirement if entering into China for the purpose of business, tourism, family or friends visit, exchange and transit। अब मुझे बताइए इसके अलावा आप क्यों जाएंगे? या तो आप एजुकेशन के लिए जाएंगे तो आपको अलग से वीसा होगा, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो अलग बात होगी, आप कोई और पर्पस के लिए जाएंगे तो बात अलग है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो विजिटर्स हैं वो इस कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। दे कैन स्टे इन चाइना फॉर नो मोर देन 30 days विदाउट वीसा। आप 30 दिन बिना वीसा के रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप चाइना में आइए, 29 दिन रहिए, फ्लाइट लेके वापस चले जाइए, अगले दिन वापस आ जाइए। आप जितनी बार आना जाना चाहें कर सकते हैं। और इसका फायदा चाइना को क्या हुआ, इस बात को हमें समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन से देश थे शुरुआत में। अब तो 74 देश हो गए। लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ, अफ्रीका, यूरोप, यूरेशिया। मतलब दुनिया के हर क्षेत्र से उन्होंने अपने यहाँ पे लोगों को बुलाना शुरू किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नहीं आ सकते। और जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, अब जो नई लिस्ट निकाली है उसमें यूरोप के वर्चुअली सारे देश हैं। इस बात को हमें समझना होगा।
ये करने से फायदा क्या हुआ? ये जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एंड साउथ साउथ एंगेजमेंट। अगर आप यूरोप को छोड़ दें, इसमें नॉर्थ अमेरिका का नाम नहीं है, यूरोप को अगर आप छोड़ देते हैं तो जो पूरा बाकी एरिया है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन के तहत आता है टेक्निकली, मतलब डेवलपिंग नेशंस की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, ये सॉफ्ट पावर क्यों है? क्योंकि आप डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, मीडिया जो आपको नैरेटिव देता है आप उसको फॉलो करते हो, आपके पॉलिटिशियंस जो नैरेटिव देते हैं आप उसको फॉलो करते हो। हिंदुस्तान में हम ये देख रहे हैं कि ये चीज खराब है, मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया तो पूरा देश उस तरफ चला जाता है। नेता अगर हमारी बड़ी बात करते हैं कि ये चीज खराब है, इसको हम नहीं मानते, ये भारत के हित में नहीं है, तो पूरी पब्लिक ओपिनियन उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन चाइना ने कहा कि जब दुनिया भर का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया और लीडरशिप हमारे खिलाफ है तो इस नैरेटिव को कैसे बदला जाए। ये बहुत ही स्मार्ट मूव चाइना ने किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तीर से कई निशान। इसके अलावा जब आप बात करते हैं तो क्या हुआ उससे कि पोस्ट कोविड जब सब जगह कहा गया था कि हम चाइना को आइसोलेट करेंगे, चाइना को तो मार्केट चाहिए था, आप उनसे बात नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, दुनिया भर के चैलेंजेस हैं। जब वीसा फ्री एंट्री हुई तो पर्पस ये हुआ कि लोग आएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, होटल बुकिंग बढ़ेगी, रिटेलिंग बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। ज्योग्राफिकल आउटरीच क्या था कि ग्लोबल साउथ और यूरोप तक पहुंचिए, लोगों को बुला के लाइए, क्योंकि आफ्टर ऑल लोग टूरिज्म में जाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जब लोग आएंगे तो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ट्रेवल, लॉजिस्टिक्स, गाइड सर्विसेज वगैरह वगैरह का इनका फायदा होगा। चाइना की रीब्रांडिंग होगी, क्योंकि पूरी दुनिया आइसोलेट करने में लगी हुई थी चाइना को। जैसा मैंने कहा शुरू में, चाइना ने कहा हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपोजर देंगे एंड शो केसेस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना। और फिर जब पेमेंट्स की बात आती है, जैसे हम भारत में यूपीआई की बात करते हैं, तो वहां पे एनकरेज अडॉप्शन ऑफ चाइनीज पेमेंट प्लेटफॉर्म्स बाय फॉरेनर्स, कि आप आके देखिए कितना सुरक्षित और अच्छे प्लेटफॉर्म हमने बनाए हैं। क्योंकि चाइना का एक पूरा एजेंडा है कि मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड के पैरेलल एक फाइनेंशियल सिस्टम हो जो चाइना के कंट्रोल में हो। उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, और अभी जो उन्होंने युआन का सिस्टम शुरू किया है वो ऑलरेडी 160 देशों तक वो पहुंचा चुके हैं। अब ये जो पॉलिसी हुई दोस्तों, इससे फर्क क्या पड़ा, इसको हम समझते हैं। क्वार्टर 1 और 2 2025 की हम बात कर रहे हैं। इनबाउंड टूरिस्ट जो पहले 15 मिलियन आते थे पॉलिसी से पहले, वो पहुंच गए 6 महीने में, जनवरी से जून 26 मिलियन, मतलब 73% की ग्रोथ हुई है। इमेजिन करिए कि कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ एक पॉलिसी बनाई, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई इनक्रेडिबल इंडिया जैसा कैंपेन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को आने जाने के लिए वीसा फ्री कर दिया। वीसा फ्री एंट्रीज जो पहले 6 मिलियन होती थी वो बढ़ के 20 हो गई, मतलब 233% की ग्रोथ हो गई है। शेयर ऑफ फ्री वीसा ट्रेवलर्स जो 12% होता था वो बढ़कर 30% हो गया। एंड टॉप सोर्सेज ऑफ कंट्री, जो रिच कंट्रीज थे वो आ गए, और अब देखिए इन देशों से 100% से ज्यादा, मतलब डबल से भी ज्यादा टूरिस्ट चाइना पहुंचने लगे हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ? अगर आप देखें, फॉरेन जो टूरिस्ट आए उन्होंने अली पे से कितना पैसा इन्वेस्ट किया चाइना में, खर्चा करीब $500 मिलियन, 108% की बढ़त। इसी तरह से वी चैट पे से 390 मिलियन, करीब 95% की बढ़त, जो पिछले साल होता था उससे इस साल जो ग्रोथ हुई है। और रिटेल फूड एंड बेवरेज सेक्टर को क्या फायदा हुआ, $3 बिलियन का एडिशनल कंजम्पशन हुआ, जो 75% के करीब था, पिछली बार से ज्यादा था। कहने का मतलब ये है कि अगर टूरिस्ट आएगा तो खाएगा भी, होटल में भी रहेगा, खर्चे भी करेगा, ये आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं यूरोप से, अमेरिका से, एशिया से, सब जगह से अपनी जेब में पैसा भर के ला रहे हैं और चाइना में आके खर्च रहे हैं। और किस लेवल पे? 100% ग्रोथ है। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि आप कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं होगा, चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी। कुछ हद तक तो डैमेज कंट्रोल किया, पूरी दुनिया जो उनके खिलाफ लगी हुई थी। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये स्मार्ट पॉलिसी। अब और फायदे क्या हुए इसको भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स इनटू चाइना अब बाई 120%। जब बुकिंग हो रही है, चाइना के लिए डेस्टिनेशन है, तो जो एयरलाइंस कम आती थी उन्होंने और फ्लाइट्स लगा दी। कहने का मतलब 120% ग्रोथ हुआ एविएशन के अंदर।
होटल ऑक्यूपेंसी जो करीब 60% के आसपास थी वो 80% पहुंच गई। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, स्पेंडिंग बढ़ी, बाकी जो फायदे हुए, होटल, टैक्सी, फूड, बेवरेज सब बढ़ा, जो हम देख रहे हैं। टूर गाइड डिमांड जो है वो करीब 60% बढ़ गई, जो कंडक्टेड टूर्स की डिमांड थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं, जो टूरिस्ट आते हैं उनको मैनेज करना है, कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर उनको लगाना नहीं। कुल मिला के आप देखें तो ग्रोथ दिख रही है। लोकल ट्रांसपोर्ट में करीब 90% की ग्रोथ है। मेट्रो, टैक्सी और जो हमारे यहाँ ओला उबर होता है, वैसे वहां पे दीदी होता है, उस कार को अगर आप देखें, और सिम कार्ड, 90% ग्रोथ हुई है। अब आप समझ लीजिए कि आमदनी भी बढ़ी होगी, रोजगार भी बढ़ा होगा, इससे स्टेट को रेवेन्यू भी मिला होगा और टूरिस्ट भी खुश होकर गया होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये विन विन सिचुएशन है। इसके अलावा एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है उसको भी हम जरा देख लेते हैं। चाइना ट्रेवल ऑन टिकटॉक 1.2 बिलियन व्यूज। कहने का मतलब है, देखिए चाइना को आप समझिए, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं किया उन्होंने, लोगों ने फोटोज खींची, टिकटॉक पे शेयर करी, 1.2 बिलियन एडिशनल लोगों ने देखा अबाउट चाइना और वहां की फैसिलिटीज को, वहां के टूरिज्म को, वहां की हॉस्पिटैलिटी को। आपको खर्चा करना ही नहीं है, सोशल मीडिया अपने आप चाइना को प्रमोट कर रहा है। ये खास बात हुई इस पूरे प्रोसेस में। साथ ही साथ जो टूरिज्म रिलेटेड हैशटैग्स थे वो 300% बढ़ गए, मतलब 3 गुना हो गए। अब कौन लोग कर रहे हैं? जो टूरिस्ट आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हैशटैग्स बना रहे हैं और उस पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं वो खर्चा भी कर रहे हैं, चाइना को इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे रहे हैं और साथ ही साथ चाइना का टूरिज्म भी प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तीर से कई शिकार। और यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो करीब 500 ग्लोबल क्रिएटर्स थे जो चाइना आए कंटेंट क्रिएट करने में, उन्होंने 800 मिलियन व्यूज जनरेट किए। इंसिडेंटली मेरे चैनल का जो व्यूज है वो भी 800 मिलियन से ऊपर ही है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि मेरा जो इंप्रेशन है मेरे चैनल का बगैर एडवर्टाइजमेंट के, मैं भी 800 मिलियन क्रॉस कर चुका हूं। तो इसीलिए दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा कि जो सोशल मीडिया की पावर है ये भी चाइना को प्रमोट कर रही है। अब क्या है, कैसे उन्होंने डिलीवर किया? टूरिज्म और इकोनॉमी को ज्यादा विजिटर आए, ज्यादा खर्चा हुआ, सेक्टर रिकवर हुआ जो कोविड के समय स्लो डाउन था। ये बात आपको समझनी होगी। डिप्लोमेसी और इमेज, सिग्नल्स ओपननेस, बूस्ट ग्लोबल एंगेजमेंट। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कर रहे हैं? लोग आएंगे, हम वीसा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये है डेमोक्रेसी, जो अपने आप को वर्ल्ड की सबसे ओपन डेमोक्रेसी बोलती है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। हम चाइना को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, और वो क्या बोल रहे हैं? आप आइए, वीसा फ्री रहिए, 30 दिन मजे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉपिंग करिए, घूमिए फिरिए, टूरिज्म करिए, जो करना करिए। ये है रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए नैरेटिव जो हमें दिखाया जाता है, हमें उसको ब्रेक करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक रीच, डाइवर्सिफाई चाइना इज लिंक बियॉन्ड वेस्टर्न ब्लॉक्स। अभी तक क्या था? जिससे चाइना और बाकी देशों की सरकारें तालमेल करती थी, पूरा फोकस वहीं था। अब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से क्या हुआ? पूरी दुनिया में लोग फैल गए। अब चाइना के बारे में आपको इधर उधर सरकारी महकमे से बात करने की जरूरत नहीं है, लोग अपने ही सोशल मीडिया हैंडल से सब कुछ शेयर कर रहे हैं। और यूजर एक्सपीरियंस, इजियर, फास्टर, स्मूदर ट्रेवल एक्सपीरियंस, और यही टूरिज्म की खासियत है। मैं कई बार गया हूं चाइना, मैं आपको सही बता रहा हूं, भारत में जिस तरह से हमारे यहाँ ऑटो टैक्सी वाले तंग करते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड में एडल्ट्रेशन है, खाते हुए आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या खिला देगा, बीमार हो जाएगा, इसलिए आप कम खाते हो बाहर निकल के। चाइना में थैंकफुली ऐसा नहीं, वहां कड़ाई है, कानून है, लेकिन कानूनों को एनफोर्स भी किया जाता है। अगर पकड़े गए तो सजा सख्त है। हमारे यहाँ पकड़े गए तो आप रिश्वत देके आसानी से छूट जाते। ये दुख की बात है, लेकिन ये रियलिटी है। तो भारत को क्या सीखना होगा? हमें अपना जो ई वीसा और वीसा फ्री नेटवर्क है इसको एक्सपेंड करना होगा, और बहुत तेजी से करना होगा, क्योंकि भारत के पास ईमानदारी की बात यह है कि टूरिज्म के बहुत मौके हैं। हम दुनिया के शायद सबसे रिच नेशन है टूरिज्म के मामले में। मैं 30 कंट्री से ज्यादा गया हूं दोस्तों, मैं आपको आसानी से बता सकता हूं कि जितना रिच टूरिज्म इंडिया का है दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन जितना खराब ढंग से हम मैनेज करते हैं, शायद छोटे छोटे देश भी हमसे अच्छा करते हैं।
इसलिए हम अपने आप के यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना नहीं पाए फॉर वेरियस पॉलिटिकल रीजंस। तमिलनाडु में इतने जबरदस्त टेम्पल्स हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार पॉलिटिकल एजेंडा के कारण उनको प्रमोट नहीं करना चाहती। भारत सरकार के पास हर राज्य को प्रमोट करने के लिए फंड नहीं है, मेंटेनेंस नहीं होती, रख रखाव में प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने टूरिज्म पोटेंशियल को भारत के ढंग से समझा ही नहीं। कोशिश हुई, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे उस तरह से मिल नहीं रहे, जैसा हमने चाइना में देखा। प्रमोट भारत पर्व टूरिज्म सर्किट इंटीग्रेटेड टारगेटेड विद इंटरनेशनल टूरिज्म और टूरिस्ट, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर जिस देश में उसको प्रमोट कर रहे हैं, आपकी थीम वो होनी चाहिए। वन शू फिट ऑल से काम नहीं चलेगा। आपको उस तरह का लोगों की कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज को भी समझना होगा। इंटीग्रेट यूपीआई, ओएनडीसी एंड एआई टूल्स फॉर सीमलेस टूरिस्ट एक्सपीरियंस। हम जब भी, आज भी अगर हम जाते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, तो यूपीआई वहां काम नहीं करता है। काउंटर बने हुए हैं, बार कोड लगा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है जी? मशीन काम नहीं कर रही। समझ में नहीं आता है सर, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। जब आपको पता है कि वहां टूरिस्ट आएंगे और वो टिकट देते हैं आपको, फिर मेंटेनेंस क्यों नहीं हुई? कौन है अकाउंटेबल? क्योंकि इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन ढंग से मेंटेन नहीं है ना, तो वो गुडविल की जगह भारत के लिए बहुत गंदी इमेज देता है कि हमने टूरिस्ट को बुला तो लिया, लेकिन लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं, वहां पे वो टाउट्स घूम रहे हैं, आपको वहां पे एक तरह से बेगर्स की लाइन लगी हुई है। हम एक्सपीरियंस को इतना खराब कर देते हैं कि लोग कहते हैं जाके होटल में बैठो और वापस निकल जाओ। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, एज ए टूरिस्ट मैं भी बहुत घूमता हूं, आप भी घूमते होंगे और आपको पता है रियलिटी क्या है। तो सच्चाई से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, सुधार करना चाहिए। एनहांस इंडियाज इमेज एज सेफ, मॉडर्न, वैल्यू रिच डेस्टिनेशन। वी आर वैल्यू रिच डेस्टिनेशन, मॉडर्न और सेफ। मॉडर्नाइजेशन, हाईवेज हमें देख रहे हैं, एयरपोर्ट हमें समझ में आ रहा है, लेकिन सेफ्टी की बात जब आती है, फॉरेन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं, बहुत बार शर्म भी आती है। अब आप कहेंगे आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं। दोस्तों, सच तो बोलना पड़ेगा। आप चले जाइए, किस तरह से उनके पीछे वो मांगने वाले लग जाते हैं, किस तरह से ऑटो टैक्सी वाले उनको जहां 100 रुपए लगना चाहिए, 500 रुपीज, 800 रुपीज, कुछ भी मांगते हैं। होटल में वो इसलिए नहीं जाते, वहां हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। होटल में बैठते हैं तो बाहर उनको लोग ऐसे घूरने लगते हैं जैसे पता नहीं वो कहीं चिड़ियाघर से निकल के आए हैं। ये हमारी मानसिकता को बदलना होगा। सुधार हो रहा है, लेकिन वो अगर सिर्फ दिल्ली बॉम्बे की बात करें तो बात अलग है, लेकिन जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो रिमोट एरियाज में भी है। उनकी मानसिकता बदलने का एक ही तरीका है कि हमें टूरिज्म को भारत की शिक्षा पद्धति में डालना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन में डालना पड़ेगा। अतिथि देवो भव की हम बात तो करते हैं, लेकिन उसके लिए जो एटिकेट्स और मैनर्स चाहिए वो हम स्कूलों में नहीं सिखाते हैं, एंड दिस शुड बी मैंडेटरी सब्जेक्ट। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स एंड एडल्ट्रेशन फ्री हाइजीनिक फूड, ये एफएसएसएआई डिपार्टमेंट हर जगह एक विलन बन के हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटलों में लंबी लाइनें लग जाएंगी, लेकिन ये डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। कहने को वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हकीकत ग्राउंड पे ये है कि आम आदमी मिलावटी प्रोडक्ट ही खा रहा है, कागजों पे चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि भारत में बहुत पोटेंशियल है। चाइना ने एक रास्ता दिखाया कि किस तरह से, और भारत में पोटेंशियल इसलिए ज्यादा है, हमारी लैंग्वेज इजी है। और चाइनीज लैंग्वेज दुनिया में लोगों को नहीं आती। हम तो इंग्लिश भी बोल लेंगे, हिंदी भी बोल लेंगे, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट है, डाइवर्सिटी ऑफ फूड है, डिफरेंट रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, टेम्पल एस्पेक्ट्स हैं, फेस्टिविटीज हैं, ड्रेस सेंस है, दुनिया भर की वैरायटी है। जो भारत दे सकता है टूरिज्म में, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई और देश दे सकता है। लेकिन उन सब को प्रोजेक्ट करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, जो वैल्यूज चाहिए, जो कल्चरल इथोस चाहिए, शायद कहीं ना कहीं वहां काम करने की जरूरत है। हार्डवेयर हमारे पास है, लेकिन मेंटल सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये देश में टूरिज्म अपने आप में एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्थिति होगी, और इससे भारत को फायदा होगा, ग्लोबल इमेज इंप्रूव होगी, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे यहाँ से लोग खरीद के जाएंगे तो और
देश की तरक्की होगी, बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो जैसे चाइना ने एक तीर से कई शिकार किए, हम उससे ज्यादा कर पाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए भारत सरकार को इमीडिएटली क्या करना चाहिए? और भारत सरकार ने खासकर राज्य सरकारों को, हम हमेशा भारत सरकार की बात करते हैं, समस्या राज्य सरकारों की, उनके अंडर आता है सब कुछ। तो जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं। कुछ सीखने को उनको भी मिलेगा कि चाइना क्या कर रहा है, उसे देखें। हमारी प्रॉब्लम हाउसकीपिंग में है कि हमारे जब मेहमान आते हैं हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, हम उनको किस तरह से कंफर्ट देते हैं ताकि वो अच्छी मेमोरीज लेके जाए। इस पे अगर हम काम करेंगे, और ये हमें शुरू करना होगा अपने स्कूल एजुकेशन से, अगर हम ये कर पाए तो जैसा मैंने कहा कि एक तीर से कई शिकार किए हैं चीन ने, हम कई ज्यादा कर पाएंगे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट मुद्दा था, अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, और जो आपके सुझाव हों कि भारत में टूरिज्म कैसे बढ़े उसके बारे में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।